नीरू जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये जो हॉकी सरपंच की कहानी है, मैंने तो उसका सार बताया है ना। आप हरियाणा की बेटी हैं, राजस्थान में ब्याह करके आई, यहाँ आके आपको लगा कि लड़कियों की एक हॉकी की टीम होनी चाहिए, गांव की लड़कियों की। ये ख्याल उपजा कैसे, और संक्षेप में ये प्रक्रिया पूरी कैसे हुई, ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ, अगर आप कोई सपना देखते हो तो उसे पूरा करना चाहिए और उसके लिए पूरा प्रयास भी करना चाहिए। मेरे को क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश से आती हूँ और हरियाणा के अंदर खेलों का बड़ा महत्व है और मौका भी मिलता है, लोगों को सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन मेरी पंचायत में कुछ लड़कियों ने सपना देखा था हॉकी खेलने का। स्कूल टाइम में लड़कियों ने हॉकी खेली थी, लेकिन वो छूट गई थी उनकी, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, अभाव था सुविधाओं का। तो जब मेरे को ये बात पता चली कि कुछ बच्चियों ने स्पोर्ट्स को लेकर सपना देखा है और वो सपना इसलिए अधूरा है क्योंकि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही, तो जब मैंने उनसे मुलाकात की और बात की, तो जब वो सपना, मैंने भी अपना वो सपना बना लिया कि जब मैं सरपंच हूँ गांव की, और अगर मैं अपनी गांव की लड़कियों के लिए ही कुछ ना कर पाऊँ और स्पोर्ट्स में उन्हें ना ला पाऊँ, तो उनके सपने को मैंने अपना सपना बनाया। और उसके बाद उनसे मैंने बात की और बच्चियों को तैयार किया, फैमिली से बात की और उनको घर के दरवाजे से, उस दहलीज से लेके और गांव के फील्ड तक लेके आने का जो मेरा सफ़र था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण था। क्योंकि जिस गांव के, और जहां पर बात करें राजस्थान के गांवों की, ग्रामीण परिवेश की, तो लड़कियों को अलाउ नहीं करते खेलने के लिए, क्योंकि फील्ड में ज़्यादातर लड़के मौजूद रहते हैं। तो वो मेरा काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन मैंने काफ़ी प्रयास किया उस चीज़ के लिए, बच्चियों के लिए। पेरेंट्स से बात की और सुविधाओं का अभाव आया, जब कुछ जन सहयोग हमने लिया, कुछ अपनी तरफ से मैंने अपनी जो सैलरी सरपंच की वो मैंने उन बच्चियों के लिए डोनेट कर रखी है और एक कोच हमने रखा हुआ है। फिर ग्रामीण ओलंपिक खेल जिस टाइम पे हुए, उस समय उनको तैयारी करवाने के लिए मैं 10 किलोमीटर दूर उन्हें मैं लेके जाती थी, दोनों टाइम, सुबह और शाम, क्योंकि ग्राउंड हमारे पंचायत में पहले था नहीं, अब हमने बना लिया है और कोच भी है और लड़कियां, हाँ, ग्राउंड बन गया है, बन गया है और तैयारी भी कर रही हैं लड़कियां। तो उस संघर्ष को देखते हुए फिर मेरे को सब हॉकी वाली सरपंच कहने लगे और ये एक टाइटल मेरे को मिल गया। लेकिन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा बच्चियों को ग्राउंड तक लाना, और अब भी वो संघर्ष जो है वो चल रहा है, क्योंकि कटाक्ष कई आते हैं। क्योंकि गांव के अंदर इस टाइप का इनिशिएटिव जब हम ले लेते हैं, तो वो इनिशिएटिव तो लेते हैं, लेकिन उसको फिर पूरा बराबर चलाना और उसको आगे तक लेके जाना, तो वो संघर्ष अभी भी मेरा चल रहा है। और मेरा प्रयास है कि मेरी जो लड़कियां हैं वो नेशनल तक खेले, तो उस संघर्ष को लेके अभी मैं चल रही हूँ। मैं आऊँगा, आपने बहुत सुंदर बात कही, और बतौर महिला सरपंच जो चुनौतियाँ आपने झेली उन पर भी बात करनी है मुझे। और सिर्फ हॉकी पर ही क्यों, मतलब वो तो आपका एक परिचय, इसके अलावा और क्या क्या इनिशिएटिव लिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साबिर जी, मैं माइक ले लीजिएगा जब कहेंगे। थोड़ा राजस्थान में थिएटर की परंपरा और इसकी लेगेसी, इसकी विरासत के बारे में बताएं। अलग अलग जगहों के थिएटर बड़े मशहूर हैं। राजस्थान एक बाहरी होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में थिएटर का कल्चर कितना रिच है, किन किन शहरों में ज़्यादा रिच है। जयपुर तो राजधानी है, जाहिर है, यहाँ 40, 42, 45 साल से सक्रिय हैं। राजस्थान ने थिएटर में क्या कंट्रीब्यूट किया है अभी तक? देखिए, राजस्थान का जो थिएटर है ना, ख़ास तौर से जो कंटेम्प्रेरी थिएटर है, वो इस वक्त सीमित है राजस्थान के मुख्य 4 शहरों में, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर एंड बीकानेर। यही सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिमटी हुई हैं। और जो हमारी लोक कलाएँ थी, जो हमारी लोक नाट्य शैलियाँ थी, तो लोग उनको पहले तो क्या था, समाज उनको प्रोटेक्ट करता था, सरकारें प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब उनका प्रोटेक्शन नहीं रहा, उनके खाने के लाले पड़ गए। तो उन लोगों ने धीरे धीरे उस विधा को छोड़ा, लोक कलाकारों ने, और दूसरे अपने धंधे शुरू कर दिए। जो जनरेशन टू जनरेशन वो कला आगे बढ़ती थी, वो लगभग अब ख़त्म होती जा रही है। और जयपुर में जिस तरह से राजस्थान में जो कल्चर का, जो थिएटर का, क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो महाराजा राम सिंह थे जो जयपुर आमेर घराने के राजा थे, वो बड़े कला प्रेमी थे। उन्होंने, और उससे पहले जयपुर के जितने जो राजा थे आमेर के, उन्होंने कुछ गुणीजन खाने बनाए थे। उनमें गुणीजन खाने के अंदर दुनिया भर से कलाकारों को ला के रखा था, जिसमें सिंगर थे, आपके क्लासिकल म्यूज़िक के डांसर गाने वाले थे।
तो वहीं उन्होंने ही राम प्रकाश सिनेमा जो बंद पड़ा हुआ है इस वक्त, राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य के आसपास। और वो थिएटर हॉल इतना रिच था और प्रोसीनियम थिएटर था पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त, कलकत्ता को छोड़कर जो थिएटर होता था उसमें महिला ही जो करेक्टर करती थी, वो नाटक के अंदर महिलाएं ही किया करती थी। उन्होंने जयपुर में जो तवाइफें थी उनको थिएटर की ट्रेनिंग दिलवाई और वो ही नाटकों में काम किया करती थी, फीमेल कैरेक्टर भी वो करती थी। और वो उसमें एक रिवॉल्विंग स्टेज था, टेक्निकली इतना वेल इक्विप था वो कि नीचे से जितने मिरेकल सीन्स होते थे वो होते थे, सीता जी ज़मीन से निकल रही हैं, ऊपर आकाश में उड़ रही हैं हनुमान जी, वो सारे के सारे जो मिरेकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे उसमें मौजूद थे। लेकिन जब मिर्ज़ा इस्माइल आए उन्होंने उसको बंद करके उसको सिनेमा में कन्वर्ट कर दिया और आज उसकी स्थिति यह है कि वो जर्जर अवस्था में पड़ा है, जबकि वो एक हेरिटेज इस शहर का और राजस्थान का रिप्रेजेंटेटिव वो बिल्डिंग है वो थिएटर की और कला की। तो वो परंपरा रही है। उसके बाद जब मॉडर्न थिएटर शुरू हुआ तो मॉडर्न थिएटर में भी जयपुर के अंदर काफ़ी लोग, ज़्यादातर शुरू में आकाशवाणी में रेडियो नाटक होते थे, वहाँ से लोग निकले, जिसमें आपके ओम शिवपुरी वगैरह हैं, पिंचू कपूर हैं, ये सारे के सारे लोग जो है वो राजस्थान से निकले गए, सिनेमा में गए। असरानी है, गोवर्धन इसरानी, वो राजस्थान से, यहीं से जयपुर से गए। और एक राजस्थान ने जो है एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भानु भारती, मोहन महर्षि ऐसे डायरेक्टर दिए जो थिएटर के अंदर और सिनेमा के अंदर काफ़ी लोग हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो अभी मैं नाम लिए ओम शिवपुरी और पिंचू कपूर वगैरह के अलावा इरफान खान थे और आपके अनूप सोनी हैं। तो ये सारे के सारे लोग सब जयपुर से गए हैं और जयपुर का इन लोगों ने काफ़ी नाम राजस्थान का रोशन किया है। जी, मैं इरफान से आपके तजुर्बे के बारे में आऊँगा, पर पहले नितिन जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। नितिन, कम उम्र है बहुत और उसमें ये सपना देखना कि अपना एक व्यापार करना है, अपनी सेविंग्स लगा करके, वो भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। इस जर्नी को एक बार संक्षेप में बताइए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि स्टार्टअप की दुनिया कहाँ बसती है तो हमारे जहन में जयपुर का ख्याल तो नहीं आता है। ये हमारा अपना बायस है, आना चाहिए पर नहीं आता है। हमारे जहन में आता है बेंगलोर, हमारे जहन में मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों के नाम आते हैं। तो मुझे बताइए जयपुर में ये सपना कैसे पल्लवित पोषित हुआ और आज बड़ा हो गया, वृक्ष हो गया? तो कुलदीप, एक तो मैं आज यहाँ पे अपनी कंपनी या केवल मैं अपना एक लिमिटेड ओपिनियन नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे इस मंच पे एक अवसर मिला है। तो मैं यूथ के बारे में या स्टार्टअप्स के बारे में बात करूँगा तो जो मेरा विज़न है वो विज़न केवल मेरा नहीं हो सकता। जो भी यहाँ पे आज स्टार्टअप करना चाहते हैं, एस्पिरेशन रखते हैं या फिर जो अपने स्टार्टअप्स को बना रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ और उस माइंडसेट के साथ में ही अपनी मैं जर्नी को शेयर करना चाहता हूँ। बहुत आसान होता है कि हम किसी और जगह जाके कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ ये चीज़ बेटर हो रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर उसको समझना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर काम करना। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? आइडियली मेरा जो डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो है जो एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करता है। अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस जगह से जुड़े हुए हैं, जिस जगह पे हमारा जन्म हुआ, उस जगह को बिल्ड करने के लिए ही नहीं कर पाएँ तो फिर बाहर जाके बातें करना बहुत आसान है और वो हर कोई बहुत आसानी से कर सकता है। तो मैं बहुत ब्लेस रहा। मेरा जन्म भी टियर 3 सिटी में हुआ, विजयनगर राजस्थान में। मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी कन्वेंशनल थे, लेकिन जो मेरी सोच थी वो समझते थे कि शायद मेरा जो माइंडसेट है वो कुछ अलग तरीके का है, तो कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया गया। आइडियाज़ पे इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन डिस्करेज भी नहीं किया जाता था। तो घर छोड़ना पड़ता है अगर कुछ बनना होता है। तो जयपुर आया मैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने अपना एजुकेशन लिया। तो मुझे क्रिएटिव चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था उस वक्त। गज़ब बात ये थी कि क्रिएटिव चीज़ों को लेके प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। BIT वो पहला इंस्टीट्यूट था जिसने एनिमेशन में एक प्रॉपर डिग्री कोर्स स्टार्ट किया और मैं पाइनियर बैच से रहा वहाँ पे। मैंने अपना बैचलर एनिमेशन में किया। मेरे पास में फ़ाइन आर्ट के साथ में साइंस मैथ्स भी थी, तो हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहता था कि भाई आप इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जैसे फील्ड के अंदर ही लोग जाते हैं, क्रिएटिव चीज़ों के साथ या इनोवेटिव चीज़ों के बारे में लोग बात नहीं करते, क्योंकि उस तरीके की नहीं अवेयरनेस थी, ना उस तरीके के कोर्सेज थे। फिर उसके बाद में मैंने अपना मास्टर्स डिज़ाइन और कम्युनिकेशन में किया और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से अपना एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया।
एजुकेशन कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन उस एजुकेशन को डिप्लॉय करना और जिस जगह पे आप हैं वहाँ इकोसिस्टम बनाने पे काम करना, उसके लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है। तो मैंने अपनी कंपनी जिसको बनाया, तो ये हमारा एक मैस्कॉट है जिसको हम लोग इंडी बोलते हैं। तो इंडी जो है वो इंडिया के यूथ को रिप्रेजेंट करता है। ये स्वैग भी रखता है, ये संस्कार भी रखता है, ये ज़मीन से जुड़ता है और आसमान की तरफ उड़ता है। ये शिकायत नहीं करता, ये भागीदारी चाहता है, ये प्रॉब्लम को ओन करता है और उसको सॉल्व करता है। और मेरे लिए गिफ्टिंग केवल एक मीडियम बना, और ऐसा नहीं है कि आज मैं गिफ्टिंग का व्यापार करता हूँ तो ये मेरे लिए केवल एक बिज़नेस रह गया है। मैंने हमेशा से ये समझा है कि जो अपने आसपास की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे समझें और उनको ग्लोबल लेवल पे हम कैसे स्केल करें। एक बस छोटा केस स्टडी शेयर करूँगा कि इवेंचुअली हम कर क्या रहे हैं और कैसे हम अपने विज़न को घर घर तक पहुँचाने पे काम कर रहे हैं। राखी की अगर हम लोग बात करें, इंडिया के अंदर लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा राखियों का कंजम्पशन होता है हर साल। क्या होता है राखियों का अगले दिन? मोस्ट ऑफ राखीज, जिसका हम इतना पायस बंधन मानते हैं, भाई बहन का प्यार, अगले दिन कचरे में जाता है। हम लोगों ने उस चीज़ को समझा, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो मार्केट है ना, चाइना डोमिनेटेड प्लास्टिक और मेटेलिक राखी से बिल्कुल आपका भरा हुआ है। चाहे वो फटाके हों, चाहे फेस्टिवल सेलिब्रेशन की हो, भारत के अंदर तो प्यार जताने का तरीका ही फेस्टिवल से होता है। तो हम लोगों ने सीड राखी जैसे कॉन्सेप्ट को बनाया। राखियाँ जो बिल्कुल हैंडमेड कॉटन से बनती हैं, जिनके अंदर हम लोग बीज ऐड करते हैं, और इवेंचुअली सेलिब्रेशन के बाद में चाहे आप उसको सो करें या फिर आप अगर कहीं डाल भी दें तो वो एक पौधे में कन्वर्ट होती है। और हम केवल यहीं तक नहीं रुके, हमने 300 से ज़्यादा वुमेंस को स्किल ट्रेनिंग दे के एम्पावर किया। तो आज जैसे हमारा एक क्लस्टर है रामसर पाला वाला, राजस्थान के अंदर जयपुर के पास में ही एक गाँव है, तो उसमें हम अपने NGO पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। तो एक राखी जिसको वहाँ की प्रेम देवी बनाती है, वो अमेरिका के अंदर जाके किसी पैमेला अपने ब्रदर को बांधती है जो इंडियन ओरिजिन से आता है। तो हमारा जो लोकल फॉर वोकल का सपना है वो साकार होता है। और ऐसी ही काफ़ी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और अपने लेवल के ऊपर नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ज़रूर। वापस नीरू जी आपकी ओर, और संक्षेप में ये बताइए, मैं जो आप चुनौतियाँ जिनका सामना करती हैं बतौर महिला सरपंच, उन पर आने से पहले बर्तन बैंक का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि एक बैंक है जहाँ से आप बर्तन उधार ले सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों थी, और जब आपने इसको कर दिया है तो रिस्पॉन्स कैसा मिला उस पर? देखिए, हमने अपनी पंचायत में पर्यावरण को लेके काफ़ी काम किया है। तो बर्तन बैंक का मेरे दिमाग में इस वजह से आया क्योंकि ये चीज़ अभी हम ये नहीं कह सकते कि अभी है, ये पहले भी होती थी। जब गांव में जब शादियां होती थी तो गांव के खुद के बर्तन होते थे जो धर्मशाला के अंदर रखे होते थे, या जब बारात आती थी तो खाट इकट्ठे करते थे। तो वो पहले हमारे टाइम में वो सब चीज़ें थी, लेकिन अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि मेरे गाँव में भी एक इंसिडेंट ऐसा ही हुआ जो मेरे को काफ़ी हर्ट किया। मतलब तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम इस चीज़ को कम कैसे करें। एक हम किसी भी कोई भी बदलाव जब आता है वो बहुत जल्दी नहीं होता, और बदलाव लाने के लिए उसके लिए हमें कोई ना कोई अल्टरनेट लोगों को देना होता है किसी चीज़ को बैन करने के लिए या बंद करने के लिए। सरकार ने भी प्लास्टिक को बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी यूज़ हो रहा है वो, क्योंकि अल्टरनेट नहीं है। तो हमने अपनी पंचायत के अंदर फिर एक ये बर्तन बैंक का हम कॉन्सेप्ट लेके आए कि अपनी पंचायत में हम शादी या कोई भी फंक्शन छोटे बड़े जैसे भी होंगे तो उसमें हम ये बर्तन यूज़ करेंगे। उसमें हमने अपनी पंचायत के लोगों का जन सहयोग लिया और एक बर्तन बैंक की स्थापना की। अब कोई फंक्शन अगर होता है तो उस बर्तन बैंक से हम बर्तन लेते हैं और उसको यूज़ करने के बाद वापस गिन के उसमें जमा कर दिए जाते हैं। कोई भी फैमिली है वो अपनी तरफ से बर्तन उसके अंदर ऐड कर सकती है अपनी इच्छा से, बाकी उसका कोई चार्ज नहीं है। तो ये हमने अपनी पंचायत के अंदर किया, और मैं ये मानती हूँ कि सभी गांव के अंदर इस टाइप का एक बर्तन बैंक होना भी चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन कर देंगे, लेकिन हाँ, हम उसको कम कर सकते हैं पर्यावरण को देखते हुए। और जब शुरुआत में हमने ये शुरुआत की थी तो ये बात सही है, इस चीज़ को अप्लाई करने में बड़ी दिक्कत हुई थी। लोगों को समझाना और लोगों को जागरूक करना बहुत मुश्किल का काम होता है, और ये चीज़ें जब बंद तभी होंगी जब लोगों के अंदर अवेयरनेस इस चीज़ की आएगी। तो हमने शुरुआत की, पहले एक फैमिली ने, मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी उस फैमिली को भी थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने, जब मैंने ये शुरुआत की और वो
प्लास्टिक लेके आ चुके थे अपने घर में, उनके फंक्शन था, और फिर भी उन लोगों ने ये देख के कि इतना अच्छा आप एक प्रयास कर रही हैं, वो प्लास्टिक उन्होंने वापस कर दिया, मार्केट में वापस बेच दिया, और वो जो हमारे जो बर्तन थे वो बर्तन उन्होंने उस चीज़ में अपनी फंक्शन में यूज किए। तो उनको देखने के बाद फिर बाकी और लोगों ने भी उस चीज़ को अपनाया कि ये वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि सभी अपनाते हैं, कुछ ऐसे हैं भी जो नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते या फिर नहीं भी अपनाते, लेकिन जो लोग कर रहे हैं तो उनको देख के बाकी और लोग भी अभी आगे आ रहे हैं इस चीज़ को, और हमारा जो बर्तन बैंक है वो बढ़ भी रहा है। तो पर्यावरण को लेके मैंने अपने गांव में एक छोटी सी मुहिम चलाई, और मेरे को लगता है कि हर गांव में हर पंचायत में ये मुहिम चलनी चाहिए। बहुत सुंदर, लोकल स्तर पर गवर्नेंस का बहुत अच्छा उदाहरण। लगे हाथ ये भी बताते चलिए, चूँकि मैं कह रहा था कि आप हरियाणा में आपका जन्म हुआ और आपकी शादी राजस्थान में हुई, आपने जिक्र भी किया कि हरियाणा में खेल का कल्चर बहुत अच्छा है, ख़ासतौर से लड़कियां भी बहुत एथलेटिक्स में जाती हैं और अन्य खेलों में जाती हैं, हॉकी में जाती हैं। फिर आप राजस्थान आती हैं। अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता के लिहाज से हरियाणा और राजस्थान की अगर आप तुलना करके देखें तो दोनों जगहों के बारे में आपके क्या ऑब्जर्वेशन हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बदलाव का रास्ता पहले खामियों के एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी? देखिए, हरियाणा और राजस्थान की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो ग्राउंड लेवल के ऊपर मैंने देखी, वो सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। हरियाणा के अंदर पानी की समस्या नहीं है, खेतों में फसल भी जो होती है वो अच्छी होती है, दोनों रबी की हो या खरीफ की, अच्छी पैदावार हरियाणा के अंदर होती है। हालांकि मेरा जो मैं जहाँ से आती हूँ वो राजस्थान बॉर्डर पे पड़ता है मेरा मायका, तो हम कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वो पहले भी थी मैं। और राजस्थान में पानी की समस्या मैंने अपने पंचायत के अंदर आके देखी, फसलों की जो पैदावार है वो कम है। दूसरा, स्पोर्ट्स को लेकर भी हरियाणा के अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और बच्चों को सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती हैं। हमारे जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ पे आप एजुकेशन के अंदर ज़्यादा भागीदारी है, डिफेंस के अंदर ज़्यादा भागीदारी है, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या है तो, और स्पोर्ट्स की तरफ की कोई स्कोप नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर या तो आर्मी में, डिफेंस में जाते हैं बच्चे, या फिर एजुकेशन क्षेत्र के अंदर जाते हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो साक्षरता के क्षेत्र में वो राजस्थान में काफ़ी आगे है। तो ये सब डिफरेंसेस मैंने हरियाणा और राजस्थान के बीच में देखे हैं। मेरा सवाल लेकिन ये था कि लड़कियों के लिए करियर चुनने की आज़ादी के संदर्भ में कि जो समस्याएं हैं हरियाणा में और राजस्थान में भी हैं, लेकिन लड़कियां अपना करियर स्वयं चुन सकें जैसे आपने चुना, इस आज़ादी के संबंध में आप दोनों प्रदेशों में क्या फ़र्क पाती हैं? ऐसा लगता है कि राजस्थान बेहतर है या बेहतर हो रहा है, या हरियाणा में भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं? देखिए, करियर चुनने की बात तो ये है कि फैमिली और परिवार कितना सपोर्ट करता है लड़कियों को, वो चीज़ मैटर करती है इस बात में, करियर चुनने वाली बात के अंदर। तो हरियाणा में भी बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं, लड़कियां ऐसी हैं जो अपना करियर खुद चुन नहीं पाती, सपोर्ट हो सकता है उन्हें नहीं मिलता। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अपना करियर नहीं चुन पाती, और बहुत सी ऐसी हैं जो अच्छे से चुन पाती है। तो वो फैमिली के ऊपर, आपके आसपास के माहौल के ऊपर, आप किस क्षेत्र से आते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सब चीज़ें। तो ये डिफरेंस तो चाहे हरियाणा में भी आपको देखने को मिलेगा और राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया। साबिर जी, इतना विस्तृत लोक कलाओं की विरासत है राजस्थान की, अभी आप इतिहास बता रहे थे। जैसे असम का थिएटर है, जैसे बंगाली थिएटर है, जैसे दक्षिण में थिएटर है, उस तरह का राजस्थानी थिएटर जैसा कुछ नहीं है। राजस्थान थिएटर ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे बताइएगा, राजस्थान थिएटर हिंदी थिएटर की एक शाखा है। आप संतुष्ट होते हैं इस बात से, या आपको लगता है कि एक राजस्थान के थिएटर की अपनी एक पहचान होनी चाहिए जिसमें राजस्थानी एलिमेंट्स होने चाहिए, न सिर्फ भाषा के स्तर पर, ट्रीटमेंट के स्तर पर भी? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजस्थानी थिएटर की बात करें, आप मुझे बताइए यूपी का कौन सा थिएटर है, एमपी का कौन सा थिएटर है? अगर रीजनल थिएटर की बात करें तो कोई थिएटर नहीं। ये सिर्फ क्या है कि जहाँ जिन जिन राज्यों के अंदर नाटकों की परंपरा रही है बड़ी सशक्त,
वहाँ पर उनकी लोक फॉर्म भी और जो लोक नाट्य शैलियाँ हैं जो वर्तमान में हैं वो आज भी सशक्त हैं, वो आज भी जानी जाती है। जैसे महाराष्ट्र का तमाशा है, तमाशा की बहुत पुरानी समझ से, तो वहाँ का जो दर्शक है वो भी ट्रेडिशनली है, वो अपने घर के खर्चे में से नाटक देखने के पैसे भी अलग से निकाल के रखता है। और ऐसे ही बंगाल में यात्रा है। तो यहाँ ये लोक नाट्य शैलियाँ यहाँ पर परंपरागत रही हैं और परंपरा से जुड़ती आ रही हैं। हमारे नॉर्थ के अंदर क्या था कि एक शैली विकसित हुई थी जिसको हम पारसी थिएटर कहते हैं, जो पॉपुलर थी पूरे नॉर्थन इंडिया में। जो गांव-गांव में पारसी लोग जो है टेंट लगा के जैसे सर्कस हुआ करती थी, उस तरीके से वो परफॉर्मेंस होती थी, लोग टिकट लेकर वो नाटक देखा करते थे। लेकिन वो धीरे धीरे एक तो सिनेमा के आगमन के बाद वो नष्ट हुई। दूसरे क्या है कि जो साहित्यकार थे उसने उसको वल्गर, अश्लील और विदेशी मतलब अलग अलग तरीके से कहकर तो धीरे धीरे वो नष्ट हो गई। और फिर वहाँ पारसी थिएटर के जितने कलाकार थे, एक्टर थे, राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो सारे के सारे सिनेमा की तरफ शिफ्ट कर गए। और सारे जो भारतीय सिनेमा है उन्होंने उसको समृद्ध किया। और आज भी हमारे जो कमर्शियल हिंदी सिनेमा है उसकी लैंग्वेज जो है ना, वो आप ट्रीटमेंट वो पूरा का पूरा पारसी बेस्ड है आज भी, उससे अलग नहीं हुआ। रियलिस्टिक सिनेमा नहीं है आज भी, हमारा एक सुपरफिशियल सिनेमा है। तो ये लोक नाट्य शैलियों का ऐसा है कि देखिए, एक समस्या सबसे बड़ी क्या है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है आज उसका लेवल वो हो चुका है कि पार्टियां या सरकार उसकी परवाह करती हैं जो या तो उनको बिगाड़ दे, उन सरकारों को बिगाड़ दे या उनको बना दे। अगर आपके पास 10-15 हज़ार 20 हज़ार वोट हैं तो सरकारें आपकी सुनेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कलाकार हैं बड़े मुट्ठी भरे, ये ना तो किसी सरकार का कुछ बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। तो पूरी तरीके से एक रहमो करम के ऊपर चल रहे हैं। और फिर क्या है कि सरकार जैसे वर्तमान में सीएम ने काफ़ी घोषणाएं करी हैं और काफ़ी वो पैसा दे रहे हैं आर्ट एंड कल्चर को, लेकिन चक्कर ये कि ब्यूरोक्रेसी उसमें अड़ल आती है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कोई कमेटी नहीं बनाते, जो पैसा है रिसोर्सेज है वो कहाँ चला जाता है। बड़े बड़े जो मीडियोकर और दलाल किस्म के कलाकार पैदा हो जाते हैं वो ले जाते हैं, जिनको वो जाके IAS से इसकी जाके चमचागिरी कर सकते हो, उनको पैसा मिल जाता है, वो सारी ग्रांटें भी खा जाते हैं। लेकिन लोग कलाकार बेचारे, उनकी अप्रोच ही नहीं है। वो किसी अफसर से मिलने जाएंगे तो उनको बेचारों को घंटों तो बाहर बैठना पड़ेगा, तो कहाँ से डेवलप होंगी। पहले तो जो थे राजा महाराजे सोसाइटी उनको प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन सिनेमा के आगमन से और एंटरटेनमेंट के आज नए नए साधन आ चुके हैं, तो उसके बाद से वो गाँवों के अंदर वो लोग कलाकार हैं सारे के सारे ख़त्म हो गए। सिर्फ आज भी एक जो ट्राइबल्स का एक लोक नाट्य शैली है जिसको गवरी कहते हैं, क्योंकि वो उनका एक रिचुअलिस्टिक ड्रामा है, तो वो आज भी हर साल वो करते हैं और 1 महीने तक करते हैं लगातार। वो सारे ट्राइबल्स उसमें करते हैं और 1 महीने तक गवरी होती है पूरे ट्राइबल बेल्ट में। उदयपुर के आप जाकर देखिए, आपको गांव-गांव में मिल जाएगी और काफ़ी भीड़ होती है उसमें देखने वालों की। तो सरकार को जिस लेवल पे लोग कलाकारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अभी अशोक जी ने बड़ी अच्छी एक घोषणा करी है कि वो जैसे नरेगा शुरू हुआ है उसी नरेगा की तर्ज पर लोग कलाकारों को 100 दिन तक काम देने का उन्होंने बजट में घोषणा की है। और वो अब ये है कि उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो जाएगा तो उनका भला होगा, वरना वो तो वही का वही स्थिति रहेगी। तो ये स्थिति है पूरी की पूरी। जी शुक्रिया। मैं इस पे आऊँगा, मतलब जो आपने बातें कहीं लौट के अगली फेरी जब हम मारेंगे। नितिन, स्वैग और संस्कार की बात आपने की, आपका ये टैगलाइन है, इसकी थोड़ी कहानी बताइए। मतलब इसमें काफ़ी भारतीयता भी है और काफ़ी कूलत्व भी है जिसको हम कहते हैं। क्या है इसके मायने क्या हैं? कुलदीप, हम लोग है ना एक बहुत ही ट्रांजिशनल जनरेशन का पार्ट है, मतलब जिसको हम लोग आज जेन वाई बोलेंगे और फिर जेन जेड आ गया है, फिर अल्फा जनरेशन आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो हम बातें करते हैं, जो पहले भी अभी इस मंच पे भी इस चीज़ के बारे में बात हुई कि हम लेगेसी को पास ऑन कैसे करना चाहते हैं, हमने क्या फंडामेंटल लेवल पे ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि नेक्स्ट जनरेशन उन चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करेगी। आज जैसा कि बाकी दोनों गेस्ट स्पीकर को भी मैं सुन रहा था, तो मैंने एक चीज़ को देखा कि जब नीरू जी ने 0 से 1 वाली जर्नी खुद ने तय करी, उसके बाद ही कोई मदद के लिए आगे आया, उससे पहले कोई नहीं आया। और उसी तरीके से अगर अपन आर्टिस्ट या फिर क्रिएटिव कम्युनिटी की भी बात करें, तो उस कम्युनिटी के अंदर भी जो 0 से 1 की जर्नी है, जब तक वो नहीं होती कोई भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे सकता। और बिजनेसमैन तो होता ही वही है ना कि यार आप उसको एक बैरन लैंड दे देंगे,
वो वहाँ जाके खड़ा होगा और वो वहाँ पे सपना देखेगा कि 10 साल में यहाँ पे मेरे को एक इंडस्ट्री क्रिएट करनी है। तो हम लोग भी शायद वही काम कर रहे हैं। स्वैग और संस्कार हमारे आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी कंपनी के विज़न को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी कंपनी का नाम भी है इंडिबनी, तो इंडिबनी के जो 3 आए हैं वो हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं कि वी वांट टू मेक अ रिलायंट इंडिया बाय डूइंग सम इंडिजीनियस इनोवेशंस विच इवेंचुअली इम्पैक्ट्स द इंडिविजुअल। तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट आवर विज़न। अब उस विज़न के अंदर ये स्वैग और संस्कार केवल कीवर्ड रह गए हैं जिससे हम अपनी जनता, अपने ऑडियंस, अपने कस्टमर से जुड़ते हैं। लेकिन जो विज़न और माइंडसेट है वो ये है कि कैसे हम जो 2 जनरेशन के बीच का गैप है उसको कनेक्ट करें और कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करें जो आने वाले फ्यूचर के लिए भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे सर, जैसे मैं भी फाइन आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से भी रहता हूँ। तो हम लोगों ने जैसे राजस्थान की डाइंग आर्ट है मांडना और महाराष्ट्र की आर्ट है वर्ली, तो हमने वर्ली और मांडना दोनों को फ्यूज़ किया और उसको फ्यूज़ करने के बाद में मॉडर्न डे लाइफस्टाइल यूटिलिटी प्रोडक्ट बनाए जिसमें कुशन्स भी आते हैं, जिसके अंदर आपके माउस मैट भी आते हैं, कप्स भी आते हैं। तो हमने उस आर्ट को, जो एक तरीके से डाइंग आर्ट थी, उस आर्ट को इनोवेट किया और इनोवेट करने के बाद में एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। तो ये जो मैंने कहा कि स्वैग और संस्कार है, तो हम ज़मीन से जुड़े रहें, लेकिन जो आसमान की तरफ बढ़ने के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं, चाहे वो AI के बारे में हो, चाहे वो डेटा इंटेलिजेंस के बारे में हो, चाहे वो कॉन्वर्सेशनल कॉमर्स के बारे में हो, हमारे को उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको ग्राउंड देगी, लेकिन टेक्नोलॉजी आपको हमेशा एलिवेशन देगी। तो ये स्वैग और संस्कार हमारे रूट और हमारे फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं। जी नीरू जी, कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच गई थी आप? जी। किसी ने, मतलब आप जब लौटी यहाँ तो पूछा नहीं लोगों ने कि अमिताभ बच्चन से क्या बात हुई? नहीं, काफ़ी सबने पूछा कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या बातें हुई। तो अच्छा लगा। कौन बनेगा करोड़पति तक मैं गई और गांव वालों के भी काफ़ी अच्छा लगा। और जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो काम मैं कर रही हूँ ग्रास रूट के ऊपर, वो उनको इतना एप्रिसिएशन मिलेगा और मैं वहाँ तक, सपनों की नगरी तक जा पाऊँगी। तो काफ़ी अच्छा लगा और गांव वालों को भी काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को देख के कि हमारी सरपंच है वो हॉट सीट पर पहुँची है। और अमिताभ बच्चन जी से काफ़ी बातें हुई। मेरे काम को भी उन्होंने एप्रिशिएट किया कि आप जो काम अपनी पंचायत पे या गांव में कर रही हैं वो, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें हुई अमिताभ बच्चन जी के साथ। चलिए, मुझे ये बताइए कि जो हम पहले कह रहे थे कि महिला सरपंच होने के नाते जो मुश्किलें आती हैं, अभी आप एक इलाके की सरपंच हैं। सतीश पुनिया जी अभी यहाँ से गए और वो कह रहे थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए उनके दफ्तर गया और वहाँ एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरे खेत में 2 बकरियाँ घुस गई हैं, उनको निकलवाइए पहले। सरपंच से भी अलग अलग तरह की अपेक्षाएं होंगी। महिला सरपंच पता नहीं, लोगों को लगता है कि पुरुषों के लिए उतनी एक्सेसिबल है या नहीं। कई तरह की समस्याएं आप फेस करती हैं वहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा। सतीश पुनिया जी ने जिस प्रकार से कहा कि किस किस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो आती हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक विधायक और एक सांसद से ज़्यादा परेशानियां एक सरपंच के सामने आती हैं। क्योंकि विधायक और सांसद तो फिर भी इतना लोगों के बीच नहीं रहते। हम तो जहाँ से हमने वोट लिए हैं, हम 24 घंटे वहाँ पर रहते हैं, तो लोगों से मिलना जुलना हमारा ज़्यादा होता है विधायक या एक सांसद से। तो उनसे ज़्यादा चुनौती एक सरपंच की होती है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि एक सरपंच का जो चुनाव भी होता है वो बहुत टफ होता है। विधायक और सांसद से हमें एक एक वोट लेना पड़ता है। हमारी डेली लोगों से डायरेक्ट डील मतलब बातें होती हैं, उनके बीच में जाना पड़ता है। विधायक का चुनाव बहुत आसान है, एक सरपंच के चुनाव से लोग खून दे देते हैं लेकिन वोट नहीं देते। और 70 साल या 50 साल पुरानी जो पारिवारिक दुश्मनी है वो तक याद रखी जाती है सरपंच के चुनाव में। और आपने पूछा कि एक महिला सरपंच होने के नाते चुनौतियाँ, तो मैं आपको बता दूं, एक पुरुष सरपंच से ज़्यादा एक हम महिला सरपंच जब हम बनती हैं तो लोग हमसे ये ज़रूर पूछते हैं कि आपने महिला सरपंच क्या काम किया। हमें अपने आप को एक कदम ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है पुरुष सरपंच के मुकाबले। और सबसे पहली चुनौती तो परिवार से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जब महिला सीट के ऊपर हम जब चुनाव लड़ते हैं तो परिवार में ये रहता है कि महिला सरपंच बनी है तो सरपंच हम सभी बन गए हैं और हम सबको सरपंचाई करनी है, ये तो क्या करेगी। तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती परिवार से शुरू हो जाती है। जब उस चुनौती को तोड़ के बाहर निकलते हैं
तो बाहर भी बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं। सरपंच बनना, जब मैं सरपंच बनी थी तो बड़ा मन में एक जोश था, क्योंकि कुछ ना कुछ कहते हैं कि युवा पीढ़ी में जोश रहता है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छी इनिशिएटिव्स लेने हैं और बहुत कुछ अच्छा करना है। लेकिन जब बनते हैं तब सब समझ में आता है कि कितनी चुनौतियाँ आती हैं, कितनी लोगों की उम्मीदें रहती हैं सरपंच से। इनफैक्ट किसी के घर में मैं आपको बता दूं कि एक बार मेरी पंचायत में किसी के घर के अंदर ही एक भैंस जो है वो मर गई थी। तो लोगों की उम्मीदें भी ये रहती है कि अगर भैंस मेरे घर में मर गई है तो वो भी सरपंच आए, उठाए और इसको लेके जाए और दबा के आए। तो वो वाली चीज़ भी रहती है। कोई छोटी सी सास बहू का अगर झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी का भी अगर झगड़ा हो जाता है तो वो भी आ जाते हैं लेके। तो उस समय नीरू जी को बुलाया जाए। उस समय सरपंच बड़ी फंस जाती है कि वो किस प्रकार से फैसला उसमें सुनाए। तो इस टाइप की काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। और एक तो अभी नई नई समस्या है जो मैं कह रही हूँ कि हमारे सभी सरपंच साथियों के सामने आ रखी है कि लोग जो हैं वो दिल्ली में है कोई या कोई बम्बई है, ये वो लोन ले लेते हैं और नंबर वो स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो वो जो बैंक से जो फ़ोन आते हैं वो फ़ोन हमें रात को 11 बजे भी परेशान कर देते हैं, सुबह 7 बजे भी परेशान कर देते हैं कि आपके नंबर, क्योंकि हमारे नंबर तो पंचायत समिति के अंदर भी विधानसभा में होते हैं। अब जिसने लोन लिया उसको आपने लोन दे दिया, उस समय आपने सरपंच से पूछा नहीं, लेकिन अब उस लोन की रिकवरी के लिए आप सरपंच को परेशान कर रहे हो कि आप उनसे घर जाइए और हमारी बात करवाइए। आप किस लिए? तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और बजट की हमारे सामने बहुत समस्या आ जाती है। एक सर पे जब हम शुरू में बनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बहुत सी एक दायरा हमारा सीमित होता है। बजट की हमारे सामने बहुत समस्या आती है। जो योजनाएं जो आती हैं उनको हम लोगों के बीच में पात्र कैंडिडेट को चुनना, क्योंकि जब घोषणा होती है तो होती है इतने 1000 करोड़ रुपए हमने जो है इस योजना के अंदर दे दिए, लेकिन वो जो पंचायत वाइज जब पहुंचते हैं वो बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं। तो उनमें सिलेक्शन कर पाना कि कौन सी हमें सड़कें हमें बनानी है, किसको हम प्रायोरिटी के ऊपर रखें, तो बहुत सी चुनौती एक सरपंच के आगे आती है, एक विधायक और सांसद से ज़्यादा। और ये तमाम चुनौतियों के बाद भी आप जो कोशिश कर रही हैं वो साकार होती हुई दिखती है, इसके लिए बधाई आपको। साबिर जी, अपन राजस्थान में थिएटर की बात कर रहे थे। यहाँ जो थिएटर है क्या उसमें राजस्थानी एलिमेंट ऐड करने की कुछ कोशिशें हुई हैं क्या आपकी तरफ से, कि कैसे उसमें राजस्थान कोई बाहर का आदमी देखे तो उसको ये समझ में आए कि ये उत्तर प्रदेश का थिएटर नहीं है या मध्य प्रदेश का थिएटर नहीं है? तो वो एलिमेंट्स क्या क्या किस किस तरीके से ऐड किए गए हैं उनके बारे में अगर बता सकें। देखिए, दुर्भाग्य से जो मैंने पहले बताया था कि हिंदी थिएटर ही होता है यहाँ पर। ये जितनी भी जो हमारी हिंदी प्रदेश हैं जितने, वहाँ पर हिंदी रंगमंच ही है। और हिंदी का भी रंगमंच वो है जो उसकी जो हमारा प्रेजेंटेशन करने का तरीका पूरा का पूरा एक प्रोसीनियम है और वो आयातित है विदेश में, और उसी के ऊपर वो सारा का सारा थिएटर चलता है। जैसे आप कहीं के भी नाटक देख लीजिए तो जितने जो मराठी नाटक हैं, बंगाली नाटक हैं, विदेशी नाटक हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके और वो हिंदी रंगमंच हो रहा है। हिंदी के अच्छे राइटर्स कुछ हुए हैं जिसमें मोहन राकेश वगैरह थे जिन्होंने अच्छे नाटक लिखे, डॉक्टर शंकर शेष थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनकी बहुत जल्दी चले गए। तो यही हिंदी थिएटर ही, क्योंकि लोकल नाटक हमारा लोकल कोई ट्रेडिशन रहा नहीं है। हमारी जो लोक नाट्य शैलियाँ थी, जैसे उत्तर प्रदेश की नौटंकी है, राजस्थान की 3-4 लोक नाट्य शैलियाँ हैं, ख्याल है, तो ये जो हमारी लोक नाट्य शैलियाँ वो इतनी क्लासिकल बेस्ड हैं राजस्थान की, जैसे ख्याल गायकी है, तो उसमें सिंगर होना बहुत ज़रूरी है, एक्टर्स का डांस है उसमें, तो और ड्रामा है, उसमें एक्शन बड़ा कम होता है, पूरा नैरेटिव होता है गा गा कर। लेकिन मॉडर्न थिएटर के अंदर बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं इसको लेकर, आधुनिक तकनीक को और भारतीय रंगमंच की जो लोक नाट्य शैलियाँ जिसमें हबीब तनवीर थे, भानु भारती हैं और बंसी कौल थे, इन लोगों ने लोक नाट्य शैलियों के साथ मॉडर्न थिएटर को इंटरेक्ट करके एक नई फॉर्म इवॉल्व की है, जिसमें काफ़ी काम किया। हबीब साहब ने तो वो बहुत काम किया, भानु जी ने भी किया, पशु गायत्री उन्होंने ट्राइबल्स के साथ किया था। तो मैंने भी जयपुर की एक लोक नाट्य शैली है तमाशा के नाम से, वो भी जयपुर के जो राजघराने थे आमेर की, जो मैंने बताया था राम सिंह के टाइम, उसी टाइम वो विकसित हुई थी। वहाँ क्लासिकल गाने वाले थे बंशीधर जी भट्ट, उन्होंने उनसे शुरू किया था उन्होंने।
तो उसमें भी वो बेसिकली गायकी बेस्ड थी, वो भी गीत गोविंद गाया करते थे क्लासिकल। तो उन्होंने उनका भी वो एक टेक्स्ट था, वो पारसी से उन्होंने लिया पता थोड़ा बहुत, और वो थोड़े बहुत डांस स्टेप्स के साथ वो, और वो आज भी होता है, वो करीब 250-300 साल पुरानी ट्रेडिशन है। उसको लेकर मैंने ज़रूर एक मॉडर्न थिएटर इंटरेक्ट करके उसमें एक नया नाटक किया था, और उसके अंदर ये अनूप सोनी वगैरह इन सब लोगों ने अभिनय भी किया था। तो इस तरीके की जो प्रयोग हो रहे हैं ना, वो कम हो रहे हैं ज़्यादातर। जो अब क्या होता है कि इसमें इकोनॉमिकल जो काफ़ी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है पैसे की, वो कहीं से सपोर्ट नहीं होता है। तो आप गांव के अंदर जाकर रहेंगे, आप उनको या तो आप जयपुर बुलाइए, वर्कशॉप्स कीजिए उनके साथ, तो वो सारा का सारा जो खर्चा है ना, वो बहुत महंगा पड़ता है, और वो उसमें कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये सारी की सारी समस्याएं तो ले देकर वो जो हिंदी थिएटर है वही यहाँ पर ज़्यादातर, और पूरे मतलब काउ बेल्ट के अंदर हिंदी बेल्ट ही में जो नाटक हो रहे हैं वो हिंदी के नाटक, वो सारे के सारे दूसरी भाषाओं के नाटक हैं जिनको हम ट्रांसलेट करके एक मॉडर्न तरीके से उनको स्टेज प्रोसीनियम थिएटर में कर देते हैं। वही थिएटर यहाँ भी हो रहा है हमारा, क्योंकि हमारी यहाँ परंपरागत ऑडियंस भी नहीं है, और वो ट्रेडिशन नहीं है कि लोग नाटक में आएँ और टिकट लेकर नाटक देखें। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आश्रित रहना पड़ता है लोगों को, कोई स्पॉन्सर मिल जाए, कहीं सरकार से कोई ग्रांट मिल जाए, और वो भी ग्रांट के भी तरीके इतने हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी ग्रांट बांटती है, कोई उसकी कमेटी नहीं होती, कोई प्रपोजल आपसे लेते नहीं कि आपका प्रपोजल है, उसके आधार के ऊपर कोई एक्सपर्ट्स उसको जज करके आपको ग्रांट वगैरह रिलीज़ करें, वो अपने हिसाब से कर देते हैं। और जिनकी ज़्यादा अप्रोच है, अगर मंत्री के साथ आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप जाके लाखों रुपए ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना, ये सिस्टम जब तक नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसीज नहीं होगी लोगों को, अब जैसे भारत सरकार भी देती है लेकिन उनका बड़ा ट्रांसपेरेंट है, वो पूरे देश की कमेटी बनी हुई है लोगों की, वो प्रपोजल लेते हैं और कमेटी में बुला के वो डिस्कस करते हैं, और उसके बाद वो बजट वो अलॉट करते हैं। वहाँ कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है ज़्यादातर, तो वहाँ से वो लोग अच्छी फिर भी मदद कर रहे हैं। लेकिन स्टेट की ये हालत है कि यहाँ पर कोई ऐसे कमेटी है नहीं। अभी पहले शुरू में अशोक जी की जब पिछली बार सरकार थी तब ज़रूर एक कमेटी थी, उसके बाद कोई कमेटी नहीं है। एक सवाल जी, दोनों ही गवर्नमेंट जो है ना, चाहे वो बीजेपी का या कांग्रेस, इस मामले में, क्योंकि अकादमियों का भी ये हाल होता है। अकादमियों में जब 5 साल राज चलता है, जब लास्ट के 1 साल या 2 साल ले जाएगा, तब अकादमियों की गवर्निंग बॉडी बनती है, तब उसके अंदर मेंबर चुने जाते हैं और अध्यक्ष चुने जाते हैं। बाकी वो 4 साल तक मस्त रहते, कोई डिफंक्शन रहती है बिल्कुल। तो ये स्थिति है, तो इनसे जूझना पड़ता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये, आप जितना आजकल जो यंग जनरेशन आ रही है वो सारी की सारी बम्बई जाने के लिए आती है। उनका थिएटर में आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमको बम्बई जाना है, वहाँ जाके हीरो बनना है। तो वो 4-5 साल 2-3 साल थिएटर करते हैं और फिर बम्बई का टिकट लेकर चले जाते हैं। तो ये एक आर्टिस्ट ड्रेन और है, इससे भी जूझना पड़ता है यहाँ पर। हम जैसे लोगों, जो हम लोग यहाँ थिएटर कर रहे हैं, मैं यही मतलब सवाल ये है कि किसी भी शहर के रंगकर्मी से बात करिए, उसके पास हमेशा शिकायतें होती हैं और जायज़ शिकायतें होती हैं। बाद के दिनों में थिएटर की हालत आर्थिक तौर पर बहुत अच्छी नहीं रही है, कई जगहों पर दर्शक कम मिलते हैं, ऐसी शिकायतें रहती हैं। आप साहब 42-43 साल से कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सा उत्साह है कि आपको जोड़े रखता है? और इसी जवाब के क्रम में अगर आप मुझे अपने कुछ पसंदीदा नाटकों के बारे में बता सकें। आपने मंटो को किया होगा, मोहन राकेश के नाटक किए होंगे, जो भी आपके पसंदीदा हैं। क्या चीज़ है कि आपको तमाम शिकायतें हैं, इसके बावजूद आप थिएटर किए जा रहे हैं इतने वर्षों से? देखिए, मेरे क्या है कि फॉर्चुनेटली कि मैंने जो प्लेस किए उनके शोज़ काफ़ी हुए हैं, काफ़ी फेस्टिवल्स में हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हुए हैं। तो उससे जो पैसा आता रहता है उससे सारा वो एक रूटीन चलता रहता है, काम चलता रहता है, नए नाटक होते रहते हैं और वो सारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और मेरी भी आजीविका चलती रही, मेरी भी डायरेक्शन फीस में निकल आती है। तो ये एक सिलसिला है। और जो अच्छे नाटक हैं, तो मंटो जैसे मंटो हाजिरो, मैंने मंटो की 5 कहानियाँ थी, मैं पहले उसकी जिनको सरकार ने बैन कर दिया था, इसमें मुकदमे चले हैं,
उसमें 3 तो भारत में थी और 2 पाकिस्तान में। तो शुरू में मेरा विचार था कि उसकी जो ठंडा गोश्त था एक कहानी, जी उसको ड्रामाटाइज करके और उस पर जो मुकदमा चला है सिर्फ उसको ड्रामाटाइज करके उसके ऊपर प्ले लिखने का था। लेकिन फिर मैं पढ़ता गया तो जब 5 कहानियाँ मैंने देखी तो मैंने कहा 5 कहानियाँ ही बना लो, ले लो। तो पूरा मैंने वो मंटो का 4-5 उसके ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे पढ़े उनको, और पूरी उसकी तो उसमें पूरी ऑटोबायोग्राफी भी उसमें समेटी। तो करीब 1.5-2 घंटे का मंटो हासिर के नाम से, और उसमें वो 5 नाटक उनके जो मुकदमे हुए थे उनकी डिटेल्स थी। तो वो था एक, मैंने कालबेलियों के ऊपर एक नाटक किया जिसके मैं काफ़ी शो कर चुका हूँ, और दूधा नाम है उसका। जयपुर के एक पोएट थे तारा प्रकाश जोशी, उन्होंने वो नाटक लिखा था। और उसका जो हम डिस्कस कर रहे थे ऐसे, तो मैंने उनसे पूछा, ऐसी बात करें तो उन्होंने कहा कालबेलियों का ये सांप क्यों पकड़ते हैं, पता है तुम्हारे को? हमने कहा तमाशा हमारे से लगे। बोले नहीं, ये एक साइंटिफिक फिलॉसफी है इनकी। तो मैंने कहा आप बताइए। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा वो सांप इसलिए पकड़ते हैं कि अगर सांप मर जाएंगे तो चूहे ज़्यादा हो जाएंगे, और चूहे ज़्यादा होंगे तो फसल को नष्ट कर देंगे, और फसल नष्ट हो जाएगी तो ह्यूमन लाइफ जो है वो हमारे को खाने के लिए हमारे को वो नहीं मिलेगी। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए ये लोग सांपों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो मैंने कहा भाई साहब इसके ऊपर आप नाटक लिखिए। तो उन्होंने कहा यार मैं तो नाटक लिखता नहीं, मैं तो कभी लिखा ही नहीं। मैंने कहा नहीं आप लिखो, आप तो लिख दो। तो उन्होंने नाटक लिख कर दिया। मैंने उसका प्रपोजल सेंट्रल संगीत नाटक अकेडमी में भेज दिया। वो एक यंग डायरेक्टर से स्कीम निकाल रखी थी, और वो इसी तरीके के प्रयोग करते थे वो। उसमें वो प्रपोजल अप्रूव हो गया, और मैंने उसको प्ले को किया। उसमें सारा वो कालबेलियों की लाइफ है पूरा कैसे जीवन हो, और वो फिर वाइल्ड एक्ट जो पास किया सरकार ने, और तमाशा वमाशा वो खेल दिखाने में पुलिस उनको पकड़ती है, वो पैसे देने पड़ते हैं। तो उसके ऊपर पूरा उसमें सारा उनका डांस है, उनका कल्चर है राजस्थानी। तो वो नाटक जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाटक रहा है, और उसके 180-90 शो मैं कर चुका हूँ पूरे देश में। मतलब चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला नहीं, शिलोंग, आसाम, बम्बई, सब तरफ उसके मैं भोपाल काफ़ी उसके शोज किए हैं। तो वो और एक ताम्रपत्र नाटक था, 3 टप्पर इन नागबुढ़ा का लिखा हुआ नाटक, जो स्लम्स के ऊपर जो कि जोगुंड में रहते हैं, जिनके पास आज भी रहने के लिए छत नहीं है। तो उन लोगों के ऊपर ये नाटक मेरे काफ़ी पसंदीदा नाटक है और चर्चित नाटक रहे हैं। तो 3 टप्पर अनूप सोनी का भी पहला नाटक था जब उसने थिएटर यहाँ शुरू किया था। शुक्रिया, आपका थिएटर से ये प्रेम सलामत रहे। नितिन, भारत में स्टार्टअप की बहुत बात हो रही है पिछले दिनों से। राजस्थान में की जो टॉप इंडस्ट्रीज़ हैं वो, गलत नहीं हूँ तो मैं, माइनिंग है, केमिकल है। आप जो काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री राजस्थान में कैसा कर रही है, और उसके लिए आपको लगता है कि एक्सटर्नल एड, गवर्नमेंट का एड, केंद्र सरकार का एड, आपको लगता है कि वो ज़रूरी मदद मिल रही है आपको उस संबंध में, आपकी इंडस्ट्री के संबंध में वो फोकस है? मतलब आपका सवाल एक है, लेकिन मैं 3 आंसर दूंगा इस चीज़ की, और 3 अलग अलग। हाँ, संक्षेप में रखिएगा क्योंकि इसके बाद ऑडियंस के सवाल जी और बढ़ना है। और मैं संक्षेप में ही रखता हूँ। तो पहला आंसर ये है कि गवर्नमेंट या जो सिस्टम है वो चीज़ों को किस तरीके से देख रहा है। दूसरा, जो बिज़नेस वाले हैं या जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो उसको किस तरीके से देख रहे हैं। और तीसरा, ओवरऑल इन दोनों चीज़ों को करने के बाद में उसका ओवरऑल इम्पैक्ट किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। भी गवर्नमेंट ट्रेंड्स के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती हैं, उसके हिसाब से वो स्कीम्स बनाती हैं, और उसके बेसिस के ऊपर बिजनेसमैन सोचता है कि अच्छा इस एरिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है तो मैं उसमें काम करूँ। लेकिन जो एक तालमेल की कमी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे अगर हम राजस्थान की बात करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान आज भी 8वें नंबर पे आता है, जबकि हम क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ऊपर आ जाते हैं। जो आपने कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ बता दी कि भाई माइनिंग हो गया, या फिर यहाँ पे फसल में पैदावार भी काफ़ी होती है तो यहाँ से फूड भी काफ़ी एक्सपोर्ट का काम होता है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी है बट बहुत छोटा शेयर रखती है वो। मैं तो जिस फील्ड के अंदर हूँ कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव चीज़ों को मिलके बनता है। इसमें टेंजिबल चीज़ भी है, इसमें इंटेंजिबल चीज़ भी है, तो एक मिला जुला सा हमारा मार्केट है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल लेवल पे भी देखूँ, आज टॉय इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में टॉय इंडस्ट्री $3 बिलियन की है।
जो इंडस्ट्री के हिसाब से हम देखें, क्योंकि चाइना से बैन होने के बाद में इंडिया बिकम द नेक्स्ट प्रोड्यूसर ग्रुप जो पूरे वर्ल्ड के टॉय नीड्स को सप्लाई कर सकती है। अब $3 बिलियन की इंडस्ट्री के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया होता या उसके ऊपर कुछ और स्कीम्स लाई होती, तो राजस्थान का इस ओवरऑल जो पूरा देश है, जिसमें अभी हैदराबाद में, तेलंगाना में पूरा टॉय सिटीज़ बन रही हैं, गिफ्ट सिटीज़ बन रही हैं, तो वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है क्योंकि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। तो गवर्नमेंट को भी उन अपॉर्चुनिटीज़ को, जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो AVGC इंडस्ट्री हो, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, ये भी $3 बिलियन की इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। पूरे वर्ल्ड की बात करें $275 बिलियन की इंडस्ट्री है ये। तो इन इंडस्ट्रीज़ को आपको आइडेंटिफाई पहले करना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्रॉपर स्कीम्स लानी पड़ेगी, अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपना काम करेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी तरीके से उसके एजुकेशन पे काम करेंगे, बट इन द एंड जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो अगर लोगों तक करना है तो उसका एक हायरार्की क्लियर होना चाहिए, विज़न में वो चीज़ आनी चाहिए, मैनिफेस्टो में वो चीज़ों पे बातें होनी चाहिए कि ये इमर्जिंग एरियाज़ हैं और इन इमर्जिंग एरियाज़ के अंदर अगर यूथ काम करेगा तो डेफिनेटली वो अहेड ऑफ द टाइम काम कर पाएगा, रादर देन जो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ है उन इंडस्ट्रीज़ का पार्ट बनेगा। मिनरल्स की बात करें, जो है वो सब निकाल लेंगे तो ऐसे ही कितना बचेगा। चलिए अब ऑडियंस की ओर, ऑडियंस माइक, संक्षेप में सवाल पूछेंगे। जी, इधर आगे। नमस्कार सर। बताइएगा कि आपका सवाल किसके लिए है, अपना नाम भी बताइए प्लीज। साकेत जी के लिए। मैं अंजलि। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ दैट अगर हम आज देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में थिएटर क्लब्स बन रहे हैं और बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाए तो बहुत है, तो क्या यूथ जो अभी की जनरेशन हमारी निकल के आ रही है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है थिएटर के आने वाले फ्यूचर के लिए? और एक मैम आपके लिए कि जैसे पॉलिटिक्स में एक औरत का सरपंच होना और एक आदमी का सरपंच होना, क्या आपको मतलब जनता ने स्वीकारा है? क्या एक विमेन पॉलिटिशियन को जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक्सेप्ट करती है? क्योंकि मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ की एमपी मोस्टली हम लोग जितने भी फीमेल पॉलिटिशियंस को देखते हैं वो या तो पारिवारिक उनका बैकग्राउंड होता है उसकी वजह से निकल के आती है, तो एक फीमेल और रिजर्वेशन बिल, तो जनता कितना एक्सेप्ट करती है एक फीमेल को पॉलिटिशियन के रूप में? पहला सवाल साबिर जी आपसे इनका, और इन्होंने ये कहा कि अब स्कूलों में, कॉलेजेस में क्रिएटिव क्लब्स बन गए हैं और उसमें कुछ नुक्कड़ नाटक, थिएटर भी करते हैं बच्चे। आपको लगता है कि ये देखकर माना जाए कि थिएटर का भविष्य है अभी उज्जवल है? देखिए, अभी जो चिल्ड्रंस बच्चों के साथ भी काफ़ी थिएटर हो रहा है और स्कूल्स के अंदर भी थिएटर की क्लासेस वगैरह शुरू हो गई हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी, क्योंकि सरकार ने एजुकेशन के साथ थिएटर को जोड़ दिया है, ड्रामा को जोड़ी। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली दिक्कत क्या है कि ड्रामा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में ड्रामा पढ़ाया जा रहा है। इतने यूनिवर्सिटीज़ में आजकल MS वगैरह करके निकल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई एक नाम सामने नहीं आता। लेकिन क्यों थिएटर नहीं पढ़ा जाता? मेरे राजस्थान में भी ड्रामा डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप ड्रामा थ्योरी पढ़ा रहे हो, प्रैक्टिकल क्यों? और क्योंकि प्रैक्टिकल जो है सिर्फ NSD में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ 3 साल का कोर्स है, वहाँ थिएटर पढ़ाया जाता है और थिएटर के साथ ड्रामा भी पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने कहा हमारे पास बजट ही नहीं है थिएटर करने के लिए, जो चीज़ें सामान चाहिए प्रोडक्शन के लिए उसके लिए बजट ही नहीं होता। तो अब स्कूल्स के अंदर ये शुरू किया है, लेकिन अभी स्कूल्स में ड्रामा टीचरों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। बाहर से कुछ ग्रुप्स हैं वो जाते हैं, या स्कूल्स वाले कुछ लड़कों को बुला लेते हैं, कुछ वर्कशॉप्स बच्चों के साथ करते हैं और वो उनके, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और इससे अच्छा है क्या है कि थिएटर को जो अभी हम लोग जिस समस्या से जूझते आ रहे हैं, दर्शक नहीं मिल रहे, तो जो वो बच्चे जो हैं वो बड़े होंगे तो एक दर्शक के रूप में भी थिएटर से जुड़ेंगे, एक अभिनेता के रूप में भी जुड़ेंगे और उनका परिवार भी थिएटर के साथ जुड़ेगा। तो एक टिकट देखने का शायद ट्रेडिशन शुरू हो, इससे थिएटर एनरिच ही होगा। और एजुकेशन में भी, क्योंकि थिएटर जो है वो करने का मीडियम है। जब बच्चे सच बोलना अच्छी बात है, किताब में पढ़ते हैं, लेकिन उसको जब इनेक्ट करेंगे कि सच बोलने से क्या होता है और झूठ बोलने से क्या होता है, कोई कहानी के माध्यम से उसको जब ड्रामा में कन्वर्ट करके करेंगे तो वो उसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे।
आप पढ़ना भूल सकते हैं, लेकिन करना जो है वो हमेशा आपको याद रहेगा। शुक्रिया सर। अगला सवाल नीरू जी आपसे, और संक्षेप में जवाब दीजिएगा, हम लोग अपनी समय सीमा पार कर चुके हैं पहले ही। इसके बाद सिर्फ एक सवाल और ले पाएंगे, एक आखिरी सवाल, संक्षेप में जवाब। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा। इसके लिए मैं बताऊंगी आपको कि मेरे फैमिली से पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कुछ भी नहीं था। जिस समय मैंने चुनाव लड़ने की सोची थी तो बस वही था, पहले एक नॉर्मल होम मेकर थी, मैं घर संभालती थी, और लेकिन कहीं ना कहीं मन में रहता है कि कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करें या फिर ऐसे। बिल्कुल सही बात है, एक महिला के नेतृत्व को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है आज के समाज के अंदर, और एक सरपंच महिला को स्वीकार करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब सरपंच का नाम जब नाम आता है तो दिमाग में एक जहन में एक बंदा आता है कि कोई पुरुष ही आएगा, और हमें मौका ही तब मिलता है जब हमारी सीट रिजर्व आती है, महिला सीट आती है तो ही हमें मौका दिया जाता है। मैं मेरे साथ हुआ वाकया आपको बताती हूँ कि हम कम पढ़े लिखे लोगों से तो क्या उम्मीद करें। जब मैं अपने लिए वोट मांग रही थी तो मेरी ही पंचायत के एक बीडीओ ने मेरे से ये कहा, जब मैं उससे वोट मांगने गई, कि तेरे को मैं वोट नहीं दूंगा। किस लिए? क्योंकि तू पढ़ी लिखी है, तेरे को क्या ज़रूरत है चुनाव लड़ने की, सरपंच बनने की। मैं तो किसी ऐसे को वोट दूंगा जो जाके लड़ाई कर ले, किसी की भी कॉलर पकड़ ले। ये उन्होंने मेरे को कहा, एक बीडीओ ने। उस टाइम मैं बड़ी हताश हो गई थी कि मतलब इन्होंने मेरे से इस प्रकार से कहा। तो मैंने उनको ये बात कहा कि जब निर्मला सीतारमण जी रक्षा मंत्री बन सकती हैं तो मैं सरपंच क्यों नहीं बन सकती। जब सुषमा स्वराज हैं, वो इतनी अच्छी वक्ता हैं, वो मंत्री बन सकती हैं, तो मैं सरपंच भी नहीं बन सकती। तो जब इस टाइप का माइंड सेट एक वीडियो के दिमाग के अंदर था, तो आप गांव के नॉर्मल इंसान से तो आप क्या ही उस चीज़ के लिए उम्मीद कर सकते हो। तो ये बात सत्य है कि गांव के अंदर एक महिला सरपंच को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस गांव के बड़े बड़े फैसले जिन्होंने उस गांव को 50 साल दिए हैं वो लोग ले रहे हैं, और उनके बीच में जाके एक 10 साल जिसकी शादी को एक हुआ है, उस गाँव की बहू है, वो उस फैसले के अंदर बैठे, तो वो हजम करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने ये बदलाव अपने गांव में लेके आई। मेरे गांव की महिलाएं आज ये कहती हैं कि हमें नहीं पता था कि सरपंच ऐसी भी होती है कि जो हमें भी पूछती है, हमें भी पंचायत में बुलाती है, महिलाओं से भी पूछा जाता है कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आप बताइए, और ग्राम सभाओं में उनकी भागीदारी ली जाती है पूरी। तो मेरे गांव की महिलाएं, मुझे इस बात से संतुष्टि मिलती है कि आज वो ये कहती है कि ऐसी एक सरपंच बनी जो हमें भी पूछती है, हमें भी बुलाती है। गाँव की बच्चियाँ भी ये कहती हैं कि हमें भी पता चलता है कि पंचायत में कौन से काम होते हैं, और सरपंच वो भी सोचती है कि हम भी अब ये सोचने लगे कि हमें भी सरपंच बनना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और बिल्कुल महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है गाँव के अंदर विशेष तौर पे। अच्छा, मुझे इशारा किया जा रहा है बार बार कि समय सीमा समाप्त हो गई, तो जिनके सवाल बचे हुए हैं अभी स्टेज से नीचे उतर करके आपके पास समय होगा, आप बात कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया नीरू जी आपका, बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका, बहुत शुक्रिया नितिन, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया।